नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी परीक्षा के प्रश्न पत्र को हम हल कर रहे थे। पिछले वीडियो में आपने देखा कुछ क्वेश्चन हम हल कर चुके थे। आज हम फिर से कुछ नए क्वेश्चंस करते हैं जो 22 दिसंबर 2017 की परीक्षा में आए थे। एक प्रश्न ये भी आया था, एक बर्तन में 50 लीटर दूध है, इसमें से 5 लीटर दूध निकालकर उसकी जगह उतना ही पानी मिला दिया जाता है, तो बर्तन में अब कितना दूध बचा। एक इसके लिए एक फॉर्मूला होता था, शेष मात्रा इज इक्वल टू प्रारंभिक मात्रा 1 माइनस जितना भी निकाली गई मात्रा थी निकाली अपॉन जो प्रारंभिक थी वो, और इसकी होल पावर n। n का मतलब है कितने बार ये काम किया गया। क्वेश्चन तो कह रहा है एक बर्तन में 50 लीटर दूध है, इसमें से 5 लीटर दूध निकालकर उसकी जगह पानी मिला दिया जाता है। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया जाता है। दैट मीन्स 2 बार और, टोटल 3 बार ये काम होना है। तो n की जगह हम 3 लगा देंगे। निकाली गई कितनी है भाई, 5 लीटर निकाला गया, उसकी जगह 5 हो जाएगा। करते हैं शुरुआत। प्रारंभिक मात्रा 50 लीटर थी, निकाला 5, प्रारंभिक 50 लीटर थी, और होल पावर हमें लगानी है n यानी 3, क्योंकि ये काम 3 बार टोटल हुआ। बस अब इसको सिंपली कैलकुलेट कर लो, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। कर लो कैलकुलेट। 50, 5 से कट गया 10 बार, 10 में से 1 गया, 9/10 की होल पावर 3, क्योंकि 10 एकम 10, 10 में से फिर एक एलसीएम लेके घटाओगे। अब आपको इसी को कैलकुलेट कर लेना है। अब जो भी कैलकुलेशन आ जाए आप अपनी तरफ से कर दीजिए। क्लियर, गुणा भाग तो कर ही सकते हो। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है ए व सी की मासिक बचत के बीच अनुपात 3:5 है। चलिए शुरुआत करते हैं। सॉल्यूशन इसका देखिए कैसे होगा। ए का और सी का जो अनुपात दे रखा है उन्होंने वो है 3:5। ठीक, ए और बी के बीच यही अनुपात 2:3 है। चलिए ए और बी के बीच यही अनुपात 2:3 है। फिर पूछा यह गया यदि सी की मासिक बचत इतनी हो, यानी सी की जो बचत है वो कितनी है, उन्होंने कहा है 4500 रुपया। ठीक है, तो ए और बी की बचत का योग कितना होगा। तो पहले हमें यह पता करें कि अनुपात के केस में एक वेरिएबल, कल भी क्वेश्चंस में मैंने एक में बोला था, जब भी अनुपात का क्वेश्चंस आता है हम एक वेरिएबल अपनी तरफ से उसमें ऐड कर देते हैं। कारण यह है कि जो चीजें अनुपात के केस में कट गई होती हैं वो वापस आने के लिए, फिलहाल हो सकता है यहाँ कुछ कट गया हो आपस में, तो इसके लिए हम क्या मान लेते हैं, इसको 3x और इसको 5x। लेकिन यहां इसलिए नहीं मान पा रहे हैं इस क्वेश्चन में, ए 2 जगह है, एक जगह ए की कीमत 3 दिखाई दे रही है, एक जगह ए 2 दिखाई दे रहा है। जब तक ये दोनों सेम ना दिखाई दे जाए, तो अब यहां कंफ्यूजन है, ए को 2x मानो या 3x मानो। तो दोनों सेम कब होते हैं, वो एलसीएम वाली प्रक्रिया से। तो एलसीएम की प्रक्रिया से यहां 2 से मल्टीप्लाई हो जाए तो ये 6 हो जाएगा, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो जाए तो ये भी 6 हो जाएगा। यानी ए की दोनों जगह सेम डिजिट दिखाई देने लगेगी, ये भी 6 ये भी 6 हो जाएगा। यही काम कर लो। इसमें आपने 2 से गुणा करा दिया, इस वाले में 3 से गुणा करा दिया। स्थिति क्या बन गई, ये 6:2 पंजे 10, और इस वाले में 3 से हुआ है 6:9। फाइनली आप ए को 6x मान सकते हो आराम से। क्या मान सकते हो, ए को 6x, बी को क्या मान सकते हो 9x, और सी को क्या मान सकते हो 10x। लेकिन सी की बचत तो 4500 है, तो जो 10x में मानने जा रहा हूं सी की बचत, वो कितनी मानने जा रहा हूं 10x। यहां से कितनी दे रखी है 4500, काटपीट करते ही पता चल गया x की वैल्यू 45 नहीं 450 आ गई। ठीक, अब x की वैल्यू तो मिल गई। क्वेश्चन ने ये थोड़ी पूछा था, क्वेश्चन ने पूछा था a और b की कुल बचत कितनी है। तो a की और b की कुल कर लो, a की 6 और b की 9। a व b की जो कुल बचत है वो कितनी है भाई, x तो देना है हमने कहा अनुपात में, जैसे 10 को x दिया वैसे इनको 6 और 9, 6x इसकी और 9x इसकी, 15x हो गई। और x की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, कितनी है, x की वैल्यू है 450। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 75 हासिल 7, 15 चौका 7 और 67। देखिए क्या आ रहा है। इस तरीके से आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को करते हैं। कोई दिक्कत रहे तो बताइए। और एक आध क्वेश्चन से लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आदमी 22 सेकंड में 600 मीटर दूरी तय करना चाहता है
और वो 25 मीटर पर सेकंड की दूरी से दर से आधी दूरी तय कर लेता है, तो शेष दूरी किस गति से तय करना चाहिए? मतलब उसका टारगेट था कि मुझे 600 मीटर की दूरी को 22 सेकंड में ही कंप्लीट करना है, लेकिन उसने शुरुआत की आधी दूरी, मतलब 600 की आधी 300 मीटर वाली दूरी 25 की स्पीड से तय कर ली। अब तब उसे पता चला कि वो धीमे या तेज जो भी है, तो जो शेष 300 मीटर दूरी बची वो किस स्पीड से तय करे ताकि वो अपने 22 सेकंड में उस टारगेट को पूरा कर सके। देखते हैं, देखिए क्या करना है। 25 मीटर पर सेकंड की दर से आधी दूरी तय की, उसको तय करने में समय कितना लगा? तो आधी दूरी में लगा समय पहले निकालो, और समय आप जानते हैं दूरी बटे समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? आधी, आधी माने 300, और चाल कितनी है भाई? 25 की स्पीड से गया है, तुरंत आपने डिवाइड करा दिया। 25 से कम 25, बच गए 5 और 25 दूनी 50, यानी 12 सेकंड उसने खर्च कर दिए काय में? आधी दूरी तय करने में। अभी उसकी आधी दूरी बाकी है, टारगेट था 22 सेकंड में कंप्लीट करने का, 12 सेकंड खत्म हो चुकी, शेष समय कितना बचा? शेष समय बचा उसका 22 माइनस 12 यानी 10 सेकंड बची है उसके पास केवल। और शेष दूरी कितनी बची है जो उसे चलनी है? अभी आधी दूरी बची है 300 मीटर, 300 मीटर दूरी भी बची है, समय भी 10 सेकंड बचा है। तो सीधी सी बात, चाल किस चाल से चलना होगा? अब जो चाल है उसकी रिक्वायर्ड चाल है वो कितनी है? रिक्वायर्ड चाल, रिक्वायर्ड वेलोसिटी आपकी आ जाएगी यहां से दूरी बटे समय। कितना है समय? 10। दूरी 300 चलनी है, समय 10 है, तुरंत काटती, पता चल गया 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से उसे शेष बची आधी दूरी तय करनी होगी, तभी वो अपने टारगेट को 22 सेकंड में अचीव कर पाएगा। कोई डाउट यहां तक? क्लियर। नेक्स्ट देखिए, उस सबसे बड़े संभव त्रिकोण के क्षेत्रफल का पता लगाइए जो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के अंदर रखा गया है। सबसे पहले 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का अर्धवृत्त बनाइए। सॉल्यूशन देखिए इसका। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अर्धवृत्त आपने बना लिया, यहां से लेकर ये जो त्रिज्या है, मान लो इसे ओ कह दें, इसे ए कह दें, इसे बी कह दें, ये जो त्रिज्या है चाहे उसे एओ कह लो चाहे ओबी कह लो, ये 10 सेंटीमीटर हमें दे रखी है। त्रिज्या हमें मालूम हो गई। अब जब त्रिज्या हमें मालूम हो गई, जब त्रिज्या मालूम हो गई तब करना क्या है कि इसके अंदर बड़े से बड़ा कौन सा त्रिभुज हो सकता है? भाई त्रिभुज तो बड़ा तब होगा जब इसकी भुजाएं बड़ी हो। तो सबसे बड़ी भुजा तो ये दिखाई दी, इस पर त्रिभुज बनाओगे, यहां बनाओगे छोटा बनेगा, और यहां बनाओगे और छोटा। त्रिभुज का ज्यादा क्षेत्रफल तो तब होगा जब, त्रिभुज का फॉर्मूला होता है ना क्षेत्रफल का, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार तो फिक्स है, ऊंचाई जितनी ज्यादा प्राप्त हो जाए उतना ही क्षेत्रफल ज्यादा। तो सबसे ज्यादा ऊंचाई आपको वहां प्राप्त होगी जो इसका सबसे उच्चतम बिंदु होगा। अब किसी को याद आया अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है? ये भी पढ़ के आ रहे हैं। तो ये कोण तो बेंस का ही है, इसको बना, पहले त्रिभुज को कंप्लीट कर लो। ये लो। अब एक चीज देखिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला अगर याद है तो सिंपल सा काम, इसमें कुछ करना ही नहीं था। त्रिज्या दे रखी है, अब त्रिज्या अगर इस पॉइंट का नाम मान लो डी मान लो, चलो कुछ भी मान लो। अब इस सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था जो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के अंदर है। तो मैंने आधार भी देख लिया त्रिभुज का, ऊंचाई भी देख ली त्रिभुज की, फॉर्मूला लगा दो। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, फॉर्मूला आपको याद है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। लगाओ फॉर्मूला। आधार साफ दिखाई दे रहा है, 10 त्रिज्या ये थी और 10 ये, टोटल कितनी हो गई? 20। ऊंचाई यहां से लेकर यहां तक है, तो ये अर्धवृत्त की त्रिज्या ही बनाया जब गया है, तो यहां से यहां तक भी त्रिज्या और यहां से यहां तक भी त्रिज्या, तो ये भी 10 हो गई। अब इसको आसानी से कैलकुलेट कर लो, 2 से कट गया 10 बार 10 250, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका रिक्वायर्ड एरिया आ गया उस ट्रायंगल का जो इसके अंदर सबसे बड़ा ट्रायंगल हो सकता है। और क्वेश्चन करते हैं अभी, लाइए क्वेश्चन और। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। नीचे दिए गए द्विघात समीकरण हल करें और P और Q के बीच संबंध ज्ञात करें। यह तुलनात्मक रूप से थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो सब आसान है, दुर्गा परीक्षा में आपने देख ही लिया अब तक कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं।
अब इसमें क्या कहा गया है, दो द्विघात समीकरण दे रखे हैं, इनको तो हल करना है, फिर उसको हल करने के बाद P और Q के बीच रिलेशन फाइंड करना है कि इनके बीच रिलेशन क्या है। तो सबसे आसान काम यह है, पहले इनको सॉल्व करिए दोनों को। सबसे पहले इक्वेशन को लेते हैं, 2p स्क्वायर प्लस का 3p माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। यहां से आप फैक्टर करोगे, 9 दूनी 18 और 6 18, 2p स्क्वायर प्लस के 6p माइनस के 3p माइनस के 9 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 6 में से 3 गया 3 बचा और मल्टीप्लाई करने पर 18 भी आ जाए। ये तो द्विघात समीकरण सॉल्व करना आप विधिवत जानते हैं। दोनों को कॉमन ले लो, इनमें से 2p कॉमन, यहाँ बच गया p प्लस का 3, यहाँ से माइनस का 3 कॉमन, यहाँ बच गया p प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू एक बार कोष्टक सेम है, p प्लस 3, दूसरा ब्रैकेट 2p माइनस 3। यहाँ से सॉल्व करोगे तो p की वैल्यू क्या आएगी, p प्लस 3 को जैसे ही 0 के बराबर रखोगे p की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 3, और यहाँ से 2p माइनस 3 को जैसे ही 0 के बराबर रखोगे p की वैल्यू आ जाएगी 3/2। p की वैल्यू पता चल गई 3/2 और माइनस के 3। अभी हमें q की वैल्यू नहीं पता चली, तो q की वैल्यू पता करने के लिए इसको भी हल कर लो, सेकंड इक्वेशन को हल करो। नाउ चलो इधर ही कर लेते हैं। नाउ 2q स्क्वायर माइनस के 11q प्लस के 12 इज इक्वल टू 0। इसके भी फैक्टर करो, 12 दूनी 24। अब प्लस लास्ट में ये बताता है, लास्ट वाला प्लस आपको ये इंडिकेट करता है कि बीच वाले को ऐड करके, बीच वाले के जो दो टुकड़े होंगे दोनों ऐड करके 11 बनना चाहिए, और लास्ट में माइनस होता जैसे इसमें माइनस था। तो ये पता चल गया था कि ये जो बीच में 3 आ रहा है ये घटाने पर आ रहा है, तो घटाया, देखो 6 में से 3 घटाया तभी तो ये वाला 3 बचा। अब जोड़ने से लाना है, तो 8 और 3 जोड़ने से 11 बनता है, और 8 और 3 का गुणा करने से वो 24 बनता है, जो 12 दूनी 24 होता है। वेरी गुड, बढ़ जाओ आगे। क्या करें, 12 दूनी 24 बन गया, 8 3 24 बन गया, तुरंत से लिखना शुरू। 8q माइनस का 3q प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन मिलेगा, 2q, अंदर q माइनस के 4, यहाँ 3 कॉमन, q माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम, q माइनस के 4 और यहाँ 2q माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। आसानी से सॉल्व हुआ। एक ब्रैकेट में एक बार ये और एक बार ये, दोनों को 0 रख के वैल्यू निकालनी है। जब इसे 0 कहोगे आप, जब आप कहोगे q माइनस 4 को 0, तो q की वैल्यू 4 मिल जाएगी, और जब आप कहोगे 2q माइनस 3 को 0, तो q की वैल्यू 3/2 मिल जाएगी। अब q की भी वैल्यू मिल चुकी दोनों, p की भी वैल्यू मिल चुकी दोनों। अब रिलेशन फाइंड करो कि p और q में क्या है। देखो क्या है, p q बराबर तो हो रहे हैं एक जगह, लेकिन दूसरी वैल्यू इससे भी कम और उससे भी कम, क्योंकि नेगेटिव है। कहने का मतलब ये हुआ, p की वैल्यू q के बराबर तो हो पा रही है एक जगह, लेकिन छोटी है, छोटी भी हो रही है एक जगह बराबर हो रही है, यानी छोटी और बराबर दोनों चांस मौजूद हैं। तो आप जो रिलेशन बनाएंगे, इसमें जो ऑप्शन थे, कुछ पेपर में ऐसे करके ऑप्शन थे, p बड़ा है q से, सेकंड q छोटा है b से, मतलब इस तरीके से थे। तो आप इसमें देख लीजिए क्या बन रहा है, साफ साफ बन रहा है, जो p की वैल्यू है वो छोटी भी हो रही है और बराबर भी हो रही है, किसके, q के। दिस इज योर आंसर। क्लियर हुई बात। बहुत आसान क्वेश्चन था, केवल द्विघात समीकरण को हल करना था, हल करते ही पता चल गया करना क्या है, आंसर लाना क्या है। अच्छा, एक और कितना आसान क्वेश्चन बताओ। ऐसे क्वेश्चन कर करके हम लोग डबल स्टार लगा रहे हैं कंधों पर। x का 25%, 25,000 के 20% के 30% के 15% के बराबर है, तो x का मान क्या है। कितनी सिंपल सी बात है, x का 25%, ऐसी करते हैं, कल भी हमने ऐसी लिखा था। अब करना क्या है, अब करना क्या है कि 25,000 के 20%, इसको इक्वल करिए 25,000 का 20%। चलिए 25,000 का 20% हो गया। फिर उन्होंने कहा के 30%, के 30%। फिर उन्होंने कहा के 15%, के का की तो समझते हैं मल्टीप्लाई होता है, के 15%। फिर कैलकुलेशन करना बाकी है, बाकी तो कुछ बचा नहीं। देखो जीरो कितने खत्म हो रहे हैं, एक खत्म, दूसरे से दूसरा खत्म, तीसरे से तीसरा खत्म, चौथे से चौथा खत्म, एक और यहां से खत्म, 25 से ये 25 खत्म। कितना आसान एक्स का मान रह गया। देखिए अब इधर बचा 2 3 6 और 15 छक्के 90, ये तो हो गया 90 आपका। और नीचे भी एक जीरो और बचा है, वो रख लो इधर। ये वाला 100 उधर गुणा करेगा, ठीक है करा दो इधर 100। जीरो से ये भी खत्म, 9 का 100 में गुणा करते ही 900 आपका एक्स का मान आ गया। सिंपल है कि नहीं। एक सेंटेंस, मैंने कल भी कहा था ये बात
कि इन परीक्षाओं के जो प्रश्न होते हैं उनमें मेहनत नहीं है, उनमें रियलिटी में होता क्या है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, उसको इक्वेशन फॉर्मेशन में लाइए और आंसर प्राप्त। केवल 3 स्टेप का काम इन कंपटीशन परीक्षा में होता है। पहले क्वेश्चन को समझिए, इक्वेशन में कन्वर्ट कीजिए और आंसर तक पहुंचिए। एक क्वेश्चन ने क्या कहा, x का 25%, x का 25% काय के बराबर है, 25,000 के 20% के 30% के 15% के बराबर है। तो हमने वही तो लिखा, 25,000 के 20% के 30% के 15% के बराबर है, ये लो बराबर का चिन्ह भी लगाया, उसके बाद कैलकुलेट किया आंसर। दैट मीन्स क्वेश्चन को पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन लेते हैं अभी। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए, एक बर्तन में दूध और पानी 12:11 के अनुपात में है। यदि इस मिश्रण में 28 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 2:3 हो जाता है। नए मिश्रण में पानी कितना है? फिर कह रहा हूं, क्वेश्चन को पढ़िए, इक्वेशन फॉर्मेशन में लाइए और आंसर प्राप्त कीजिए। कुछ नहीं होता इनमें। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, दूध ये और पानी ये, कुछ नहीं मालूम हमें, हो जाओ शुरू। दूध कितना है, और मैं कल भी कह रहा था अनुपात के केस में एक वेरिएबल हम अपनी तरफ से ऐड करा देते हैं, मैंने करा दिया। ये 12, दूध हो गया 12x, पानी कितना है, पानी हो गया 11x। अब करना क्या है, इसमें 28 लीटर पानी और मिला दूं तो अनुपात 2:3 हो जाता है। काय का अनुपात, दूध और पानी का, यानी पहले दूध बाद में पानी। तो दूध कितना है इस समय, 12x। पानी कितना है, 28 लीटर पानी मिला दिया, पहले कितना था, 11x था, इसीलिए तो 12:11 आ रहा था। लेकिन अब इसमें 28 लीटर पानी और मिला दिया, पानी में 28 लीटर ऐड कर दिया, दूध ऊपर अकेला है। लेकिन अब इन दोनों का जो अनुपात है, दूध बटे पानी, ये हो चुका है 2/3। क्लियर हुआ क्या? कुछ नहीं किया, दूध इतना था, पानी इतना था, पानी वाले सेक्शन में 28 लीटर मिला दिया। अगर 28 लीटर दूध मिलाते तो इसको 28 को यहां ना लिख के ऊपर ऐड कर देते। फिलहाल जैसा क्वेश्चन ने कहा वैसा आपने किया। कैलकुलेशन करने के लिए मल्टीप्लाई करा लो, 12 36x, 11 दूनी 22x और 28 दूनी 56। देखिए कहीं कुछ मिस्टेक ना होने पाए, चेक करते रहिए। अब 36x ये, 22x ये, इसको इसमें से घटाओ, क्या मिलेगा, 36 में से 22 जाएगा, 14x आपका बच जाएगा। इधर घटाना ही तो पड़ेगा, उधर बच गया 56, 14 से तुरंत का 14 चौका 56। x की वैल्यू जैसे ही 4 मिल गई, समझो आधा काम निपट गया। अब करना क्या है, उन्होंने ये पूछा था नए मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है। तो नया वाला वो तो है नहीं, नया वाला तो ये है, इसमें नया वाला पानी कितना है ये पूछा है उसने, कि नए मिश्रण में पानी कितना है। भाई पानी